नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर के साथ साथ यूपी में कुल 32,000 करोड़ रुपए की योजना और विकास कार्यों पर भी काम हुआ था, जिसमें न्यू एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, रोड्स, ओवरब्रिज जैसी करीब 178 परियोजनाओं पर काम हुआ था। इसी विकास कार्य के दौरान दोस्तों अयोध्या में एक रोड का निर्माण भी हुआ था, जिसको राम पथ के नाम से जाना जाता है। जागरण.com की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 किलोमीटर लंबे इस राम पथ को 844 करोड़ की लागत से 2023 में अयोध्या धाम से शहादतगंज बाईपास तक बनाया गया था। लेकिन दोस्तों हाल ही के मानसून की पहली बारिश के दौरान ही ये जो रोड था वो जगह जगह पे धंस गया और विकास का जो पूरा सच था वो सभी के सामने आ गया। इतना ही नहीं दोस्तों, लाखों करोड़ों की लागत से बना अयोध्या का रोड सिविल सिस्टम और रोड वाटर सिस्टम भी फेल हो गया, जिससे राम मंदिर परिसर और उसके आसपास पानी भर गया और लोगों को इससे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंडियन इंफ्रा का ऐसा ही हाल दोस्तों हमें दिल्ली, बिहार, गुजरात और भारत के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिला। 2 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की इंटीग्रेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया था और 28 जून 2024 को सुबह टर्मिनल 1 के बाहर गेट नंबर 1 और 2 के पास शेड का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और इससे लगी सपोर्ट में कई सारी जो बीम्स थी वो भी गिर गई। इस हादसे में दोस्तों एक कैब ड्राइवर की वहीं पर मौत हो गई और साथ ही साथ यहाँ पे 6 लोग घायल भी हो गए। ऐसा ही एक और हादसा हमें राजकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, जहां बरसात के कारण एक छज्जा गिर गया। बिहार तो दोस्तों इस मामले में सबसे टॉप पोजीशन पर निकला, क्योंकि करोड़ों की लागत से बने 5 पुल मात्र 11 दिन में ही ढह गए। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश का जो रोड इंफ्रा है वो तो इतना असुरक्षित है कि 2023 में सड़क में गड्ढों की वजह से करीब 1800 लोगों की जान चली गई और लगभग इस मामले में करीब 4000 लोग भी घायल हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमारी जो सरकार है वो इंडिया को 2047 तक स्मार्ट इंडिया बनाने की बात कर रही है और इंफ्रा डेवलपमेंट पर हजारों करोड़ों रुपए रोज खर्च कर रही है, फिर भी इतने सारे हादसे आखिरकार क्यों हो रहे हैं? आखिर कौन है इन हादसों का जिम्मेदार, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सच। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ होता है किसी देश या एरिया के बेसिक और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फैसिलिटीज। उदाहरण के तौर पे जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, वाटर सिस्टम, लाइट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सभी फैसिलिटीज इंफ्रा के अंडर आती है। किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2 टाइप का होता है। पहले नंबर पे होता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी सर्विसेज का ज्यादातर यूज पब्लिक के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों प्राइवेट इंफ्रा, जिस पर किसी भी एक मालिक या ग्रुप का हक होता है। गवर्नमेंट इंफ्रा में मेनली 5 प्रकार की सर्विसेज होती है। सबसे पहले नंबर पे होती है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, जिसमें रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट और रेलवे एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज इंक्लूड है। दूसरे नंबर पे आता है एनर्जी इंफ्रा। एनर्जी इंफ्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसी प्रकार की और कुछ सर्विसेज को ऐड किया गया है। साथ ही इसमें ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस को भी इंक्लूड किया गया है। तीसरे नंबर का जो इंफ्रा होता है दोस्तों वो है वाटर इंफ्रा। वाटर इंफ्रा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और डैम्स को इंक्लूड किया गया है। नंबर 4 पे आता है
कम्युनिकेशन इंफ्रा। कम्युनिकेशन इंफ्रा के अंदर दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। और नंबर 5 पे आता है सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रा। इसके अंदर दोस्तों एजुकेशन, हॉस्पिटल्स एंड इसके अलावा होटल्स, इंडस्ट्रियल पार्क, टूरिज्म फैसिलिटीज जैसी और भी 7 सर्विसेज को ऐड किया गया है। दोस्तों जिस प्रकार से एक इंसान को छोटे से बड़ा होने के लिए खाना, पानी और एक निवास की जरूरत होती है, उसी प्रकार से किसी देश को डेवलप करने के लिए बेस्ट इंफ्रा की जरूरत होती है, जो उसकी प्रगति का एक प्रूफ होता है। किसी भी देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब क्रिएशन, कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जांपल है यूएसए। यूएसए को एक डेवलप देश माना जाता है क्योंकि वहां का जो इंफ्रा है वो काफी बेस्ट माना जाता है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी देश का जो इंफ्रा है वो अपने आप नहीं बनता, बल्कि उसको बनाने के लिए सरकार को काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा इंफ्रा इतना अच्छा नहीं था और उसको बनाने के लिए हमारी सरकार ने इंफ्रा इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 1947 से लेके 1960 तक जो इंडियन इंफ्रा डेवलपमेंट का बजट था या फिर इन्वेस्टमेंट था वो था दोस्तों 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए। स्वतंत्र भारत का जो पहला इंफ्रा प्रोजेक्ट था वो था भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, जिसको 245 करोड़ की लागत के साथ 1948 में शुरू करके 1963 में पूरा किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है न केवल सिंचाई में हेल्प करता है बल्कि बाढ़ को कंट्रोल करता है और इसी के साथ ये पावर जनरेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों 1960 से लेके 1980 तक जो इंफ्रा डेवलपमेंट का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था उसको और बढ़ा दिया गया और ये जो इन्वेस्टमेंट था वो 1000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें एग्रीकल इंफ्रा को बढ़ाया गया, रोड्स इंफ्रा को बढ़ाया गया, रेलवे इंफ्रा को बढ़ाया गया एंड एनर्जी इंफ्रा पर भी फोकस किया गया। 1960 से लेके 1980 तक कुछ मुख्य और बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया, जिसमें कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, फोरका बैराज प्रोजेक्ट, गांधी सागर डैम, कोरबा थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो स्टील प्लांट जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ। उसके बाद दोस्तों हमारी सरकार ने 1991 से 2000 तक जो इंफ्रा डेवलपमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट था उसको और ज्यादा बढ़ा दिया और एनुअल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया लगभग 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए तक, जिसमें टेलीकॉम एंड एनर्जी सेक्टर्स पर फोकस किया गया। 1991 से 2000 तक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट्स, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट और न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 199 और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भी काम किया गया। उसके बाद दोस्तों आई 21वीं सदी यानी 2000 से लेके 2010 तक। 2000 से लेके 2010 तक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था एनुअली लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें हाईवे, एयरपोर्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया था। 2000 से लेके 2010 तक भी इंफ्रा डेवलपमेंट के दौरान कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ, जिसमें गोल्डन परियोजना, दिल्ली मेट्रो परियोजना, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, कोची मेट्रो रेल परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। उसके बाद दोस्तों 2010 से 2023 तक इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के इंफ्रा डेवलपमेंट पर हमारी सरकारों ने करीब 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली करीब 22 लाख करोड़ रुपए एनुअली। इसमें दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी मिशन, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उड़ान, बुलेट ट्रेन जैसी कई सारी परियोजनाओं को शामिल किया गया। Karshil.com की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 से लेके 2030 तक अपने इंफ्रा डेवलपमेंट पर करीब 1,43,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, जिसका मकसद है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, हमारे देश की जो सरकार है
वो अगर हमारे देश का इंफ्रा डेवलप करती है तो वो पूरा पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाती, बल्कि उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए कई सारे माध्यमों का यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें आता है बजट, पीपीपी मॉडल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड ग्रांट्स जैसे माध्यमों का इसमें यूज किया जाता है। स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 तक भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट था लगभग 356 बिलियन $। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में विश्व बैंक ने भारतीय ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए करीब $500 मिलियन का लोन दिया था। 2020 में एडीबी ने भारत में मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए करीब $926 मिलियन का लोन दिया था। 2021 में भी AIIB ने भारत में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए करीब $500 मिलियन का लोन स्वीकार किया था। इसके अलावा 2020 में जर्मनी ने भारत में हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए करीब €500 मिलियन का लोन प्रदान किया था। ऐसे और भी कई सारे लोन है दोस्तों जो भारत सरकार ने हमारे देश का इंफ्रा डेवलपमेंट करने के लिए विदेशों से लिए हैं। दोस्तों अब ये सारा डेटा देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हमारी जो सरकार है वो हमारे देश के इंफ्रा डेवलपमेंट पर तो काफी सारा पैसा खर्च कर रही है, फिर आखिरकार ये जो हादसे हैं वो क्यों हो रहे हैं। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, सच ये नहीं होता है कि सरकार हमारे इंफ्रा डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं कर रही, बल्कि सच ये है कि उसका परिणाम क्या है। भारतीय इतिहास में हमारे देश का जो इंफ्रा है उसके कई सारे बैड एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे देश के इंफ्रा पर कई सारे दाग लगाते हैं। जैसे कि जून 1981 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ट्रेन के 9 डिब्बे उफनती नदी में समा गए थे। यह भारत का एक सबसे बड़ा रेल हादसा है। कोलकाता ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें लगभग 400 लोगों की मौत हो गई थी। 6 रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 2500 लोगों को ले जा रही 2 ट्रेन आपस में ही टकरा गई थी। ऐसा ही एक और हादसा हुआ 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास पटरी से उतर गई थी। इस घटना में आधिकारिक तौर पर करीब 150 लोगों की मौत हुई थी। हाल ही में दोस्तों कुछ महीने पहले भी हमारे देश में एक भीषण ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। 2 जून 2023 को ओडिशा में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में करीब 290 लोगों की मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। 2017 में मुंबई स्टैम्पेड ब्रिज पर भी रेलवे की वजह से एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे दोस्तों और भी कई सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं जो हमारे देश के कमजोर रेल इंफ्रा सिस्टम को उजागर करते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2023 तक भारत में करीब 638 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। भारत में इन सभी ट्रेन एक्सीडेंट्स के पीछे कुछ मुख्य वजह होती है, जैसे ट्रैक में खराबी, रखरखाव में कमी या पुराना जो सिग्नल सिस्टम है उसकी कमी, और कुछ ह्यूमन्स एरर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। दोस्तों 2024 के अगर कुछ ताजा मामलों की बात करें तो जागरण.com की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 किलोमीटर लंबे राम पथ को 844 करोड़ की लागत से 2023 में ही बनाया गया था, लेकिन मानसून की पहली बारिश जब आई तो पहली बारिश के दौरान ही ये जो रोड था वो जगह जगह पे धंस गया और हमारे देश का जो रोड इंफ्रा सिस्टम है उसका सच सबके सामने उजागर कर गया। ऐसा ही दोस्तों एक और ताजा मामला है और काफी गंभीर मामला है। 2 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल ए की इंटीग्रेटेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। आप ये सुन के शायद शॉक हो सकते हैं कि जिस एयरपोर्ट के मेंटेनेंस में हर साल करीब 119 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, 2024 का जो मानसून आया उसमें एक सुबह को टर्मिनल ए के बाहर गेट नंबर 1 और 2 के पास जो शेड का बड़ा हिस्सा था
वो अचानक गिर गया और इससे कुछ लगी सपोर्ट में जो बीम्स थी वो भी गिर गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 6 लोग यहाँ पे गंभीर रूप से घायल भी हो गए। यहाँ पे सबसे बड़ी अफसोस की बात तो दोस्तों ये है कि एयरपोर्ट इंफ्रा को डेवलप करने वाली हमारी सरकार ने इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो इस एयरपोर्ट को मैनेज करती है उसने भी इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली और पूरा जो जिम्मेदार है वो बारिश को ठहरा दिया। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बिहार तो दोस्तों इस मामले में सबसे टॉप पोजीशन पे निकला। हाल ही में कुछ ऐसे ब्रिज हैं जो करोड़ों की लागत से बने थे। 5 ऐसे ब्रिज अगले 11 दिनों में ही बिहार के अंदर गिर गए। लेकिन दोस्तों अफसोस, हमारी जो काबिल सरकार है जो बिहार में बैठी है और इंडिया में बैठी है, उसने यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं दिखाया। और जिस कंपनी ने इन सभी ब्रिज को बनाया था और कुछ ठेकेदारों ने जिन ब्रिजेस को बनाया था उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसी और भी कई सारी घटनाएं हैं जो हमारे देश के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाती है। जैसे 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना एक हैंगिंग ब्रिज टूट गया था। इस हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हुई थी। चौंकाने वाली बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि इस हादसे में 5 दिन पहले ही 7 महीनों की मरम्मत के बाद इस ब्रिज को खोला गया था। फिर भी दोस्तों ये हादसा हो गया। 31 मार्च 2016 और 4 सितंबर 2018 को कोलकाता में ऐसे 2 ब्रिज गिरे जिसमें कुल 30 लोगों की जान चली गई। 15 मई 2018 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी एक फ्लाईओवर ब्रिज ढह गया जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हो गए। कुछ रिपोर्ट्स की दोस्तों अगर माने तो हमारे देश का जो रोड इंफ्रा सिस्टम है वो तो और भी ज्यादा असुरक्षित है। भारत में लगभग हर साल 1.5 लाख मौत होती है, वो भी सिर्फ सड़क दुर्घटना की वजह से, जिसमेम करीब 2000 मौतें तो सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हो जाती है। 2022 के डेटा के अनुसार हमारे देश में 1,68,000 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत और रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हुई। अगर आप भारत को यूएसए से कंपेयर करें तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए एक ऐसा देश है जहां पे रोड एक्सीडेंट्स में सिर्फ 38,800 लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने हमारे देश का जो वाटर इंफ्रा सिस्टम है उसकी भी पोल खोल देता हूं। हमारे देश के अंदर नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पानी की वजह से हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो रही है और 2030 तक ये जो स्थिति है वो और ज्यादा डेंजर हो जाएगी क्योंकि भारत की जो 40% पॉपुलेशन है उसके पास पानी नहीं होगा और ये सब कुछ होगा वाटर इंफ्रा सिस्टम की कमी के कारण। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक और बात समझ लो कि हमारे देश का जो ट्रेन इंफ्रा सिस्टम है वो भी खराब है, हमारे देश का जो रोड इंफ्रा सिस्टम है वो भी खराब है, हमारे देश का जो वाटर इंफ्रा सिस्टम है वो भी खराब है, तो हमारे देश का जो एग्रीकल्चर इंफ्रा सिस्टम है वो भी काफी खराब है। हमारे देश का जो एग्रीकल्चर इंफ्रा सिस्टम है उसकी कमी के कारण आज हमारे देश में लाखों ऐसे किसान हैं जो अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारी सरकार कहती है कि हम 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे और 2047 तक हमारे विकासशील भारत को हम विकसित भारत बना देंगे। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों एक बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर और बता दूं, अगर आप भारत में रहते हैं तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से आपको खुद लेके चलनी पड़ेगी। बात तो सही है क्योंकि कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप रोड पे चलते हुए मर सकते हैं, कभी आप ट्रेन एक्सीडेंट में मर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि फ्लाइट सुरक्षित हैं तो कभी फ्लाइट्स पकड़ने के चक्कर में आपके ऊपर एयरपोर्ट की छत गिर सकती है और आप वहां पे भी मर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप पुल की मदद से आप कहीं पे जा रहे हो
तो वो पुल गिर जाए और आप वहां पे भी मर सकते हैं। अब आपकी सुरक्षा की गारंटी आपकी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली अवेयर होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे, आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, YouTube हमारी हेल्प करेगा और इसी प्रकार के जो और वीडियोस हैं वो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।